हेलो एवरीवन, लर्न एबिलिटी के हमारे इस चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो जनरल साइंस पार्ट 4 के रिलेटेड है। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। पार्ट 4 में भी हम वही करेंगे जो कि पिछले पार्ट्स में हमने किया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेजेस आए थे कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ा अगर डिस्कस किया जाए, तो इसीलिए हमने ये वीडियो उसी के रिलेटेड हमने बनाया है। आज का वीडियो सिर्फ एनिमल किंगडम के बारे में है, उसके बाद हम प्लांट किंगडम के बारे में दूसरे वीडियो में पार्ट 5 में वो करवा देंगे। पहले हम लोग एनिमल किंगडम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एंड में केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो है एनिमल किंगडम के बारे में और साथ साथ उसके जितने भी क्वेश्चंस कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स होता क्या है? एनिमल्स विदाउट बैकबोन, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उनको इनवर्टिब्रेट्स या फिर नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स? 97% ऑफ ऑल एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है स्लाइड में, इसी वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स के अंडर में जितने भी हैं फाइलम्स, जैसे प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, कोलेंट्रेट, प्लेटीहेलमिन्थिस, निमेंटोहेलमिन्थिस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकोनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, इनको आपको याद रखना है। अगर आप याद रख सके तो अच्छी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको याद आपको रखना है, क्योंकि वही क्वेश्चंस में आते हैं और वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया नॉन कॉर्डेट। चलिए, फाइलम कॉर्डेटा। अब ये है फाइलम कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा खत्म, अब फाइलम कॉर्डेटा करवाया जाएगा। ठीक है, व्हाट इज कॉर्डेट? मोस्ट कॉर्डेट आर इनवर्टिब्रेट्स, है ना। अबाउट 96% ऑफ ऑल कॉर्डेट स्पीसीज आर वर्टिब्रेट्स। मोस्ट वर्टिब्रेट्स हैव ए वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। तो ये डिफरेंस है, मेन जो डिफरेंस अगर कहा जाए इनवर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स में, तो उनके एक बैकबोन है और एक में बैकबोन नहीं है। इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन नहीं है, वर्टिब्रेट्स में बैकबोन है। ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स द डॉर्सल नर्व हॉलो नर्व कॉर्ड इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड वही बैकबोन जो उनमें रहता है, इसीलिए इसे कॉर्डेट्स कहते हैं या फिर वर्टिब्रेट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कॉर्डेट्स के जो 3 टाइप्स है, यूरोकॉर्डेट, सेफालोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट। आपको इस वर्टिब्रेट को याद रखना है। इसके जो भी फाइलम है, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, आपको यह पढ़ना है बस। ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़ना है, बस याद रखना है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको याद रखना अच्छे से। ठीक है, और ये एक डिफरेंस बिटवीन है जो मैंने कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के लिए मैंने बनाए हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं इसमें से। मैंने एक छोटा सा एक बेसिक सा एक डिफरेंस बिटवीन दे दिया है, जिससे क्लियर हो जाए कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्या है। आप इसको देख लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स फॉर एनीलिडा, कोलेंट्रेट्स, प्लेटीहेलमिन्थिस या फिर इकोनोडर्माटा। एंड फ्लेम सेल किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है? बताइए किस फाइलम का? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 प्लेटीहेलमिन्थिस, ऑप्शन 3। ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन 3 प्लेटीहेलमिन्थिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखिएगा इसको। फ्लेम सेल किसमें है? वो है प्लेटीहेलमिन्थिस। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। आर्थ्रोपोडा सिल्वरफिश, पाइसेस जेलीफिश, इकोनोडर्माटा कटलफिश या फिर मोलस्क स्टारफिश। कौन सा सही है आपको ये बताना है। आर्थ्रोपोडा सिल्वरफिश, पाइसेस जेलीफिश, इकोनोडर्माटा कटलफिश या फिर मोलस्क स्टारफिश, कौन सा करेक्ट पेयर है? तो इसमें से आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थ्रोपोडा सिल्वरफिश। अब आप सोच रहे होंगे कि सिल्वरफिश कैसे हो गया, ये तो फिश के अंडर में पड़ता है ना। यही एक क्वेश्चन है जो कि
बहुत घुमा फिरा के दिया जाता है। तो मैंने इसी एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, तो इसीलिए इसके बाद जो स्लाइड्स हैं उनको ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों ये होता है सिल्वर फिश, ये होता है सिल्वर फिश, ठीक है। ऐसे देखने में होता है, जो बुक्स में रहता है, किताबों में रहता है, जो पेजेस खा जाता है ना, उनको कहते हैं सिल्वर फिश। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फिश का मतलब ये पाइसेस में है, कॉन्ड्रेक्थिस या फिर ऑस्ट्रिक्थिस में है, मछलियों में कैटेगरी में आता है, तो नहीं, ये सिल्वर फिश एक कीड़ा है जो अर्थोपॉड में होता है, ठीक है। इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं वो अर्थोपॉड में होते हैं, और ये अर्थोपॉड के रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी के क्वेश्चंस में बहुत बार आ चुका है, तो आपको याद रखना है इसको। चलिए, अब ये है कटल फिश, जो कि क्वेश्चन में था। कटल फिश मॉलस्क में अंडर में पड़ता है ना। और ऐसा देखने में सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स विथ हार्ड सेल्स, हाँ, यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया गया सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स विथ हार्ड सेल्स, इसे कहते हैं मॉलस्क, ठीक है। नेक्स्ट, ये है स्टार फिश, जो कि इकानोडर्माटा में पड़ता है ना। इकानोडर्मा में पड़ता है, इसका मतलब है स्पाइन स्किन्स हैं, इसको कहते हैं स्पाइन स्किन्स। इसमें स्पाइन रहते हैं, नुकीले धार जैसे स्पाइंस रहते हैं, ठीक है, इसीलिए ये इकानोडर्माटा के अंडर में पड़ता है, ठीक है। चलिए, यह है जेली फिश, है ना, जो क्वेश्चन में था, निडेरिया स्ट्रिंग। ये कौन से कैटेगरी में पड़ता है? ये है निडेरिया में पड़ता है, निडेरिया, ठीक है। और निडेरिया में स्टिंगिंग जो एपरेटस होता है, इसीलिए इसका नाम है निडेरिया। और जेलीफिश में स्टिंगिंग जो एपरेटस होता है, इसी कारण से ये जेलीफिश निडेरिया के अंडर में पड़ता है। तो क्वेश्चन में जो था मैंने वो सॉल्व करवा दिया, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। मैंने पिछले वीडियोस में भी ऐसे ही डायग्राम्स के साथ सॉल्व किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में। अर्थोपोडा तो हमने क्लियर किया ही, साथ साथ पाइसेस जो जेलीफिश का भी है, कटल फिश, स्टार फिश, इन सबको भी हमने बता दिया कि स्टार फिश मोलस्क में नहीं होगा, वो इकानोडर्माटा के अंडर में पड़ता है, और जो मोलस्क है वो कटल फिश के अंडर में पड़ता है, और जेलीफिश जो है वो निडेरिया के अंडर में पड़ता है। तो ये सभी गलत है, सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर वो है सिल्वर फिश, ठीक है। चलिए, अच्छा चलिए, विच क्लास हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स? किस क्लास में सबसे ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं? फिशेस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स या फिर मैमल्स? सोचिए क्या होगा। इसका आंसर होगा इंसेक्ट्स, या फिर कह सकते हैं अर्थोपॉड। अर्थोपॉड में रहता है, ठीक है, अर्थोपॉड्स में, इंसेक्ट्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं एनिमल्स, ठीक है। चलिए, पेरीप्लैनेटा बिलोंग्स टू विच फाइलम? पेरीप्लैनेटा बिलोंग्स टू विच फाइलम? मोलस्क, अर्थोपॉड, एनिलिडा या फिर इकानोडर्माटा? ऐसे क्वेश्चंस जिसमें साइंटिफिक नेम दिया जा सकता है, तो आपको कुछ कुछ साइंटिफिक नेम याद भी रखना पड़ेगा। हाँ, एसएससी में अभी कुछ कुछ डायरेक्ट ही साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और जो भी आर्ट्स या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। जो नॉन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन याद रख लीजिएगा। इतना तो आप याद नहीं रख सकते सब कुछ, लेकिन थोड़ा जो जो भी हैं, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो एक दो जो भी साइंटिफिक नेम है वो याद रख लीजिए। जैसे कि पेरीप्लैनेटा, पेरीप्लैनेटा क्या है? वह है कॉकरोच, कॉकरोच है, ठीक है, कॉकरोच, ठीक है, ये है कॉकरोच। तो पेरीप्लैनेटा किसके अंडर में पड़ता है? मॉलस्क के अंडर में, अर्थोपोडा के अंडर में, एनिलिडा या फिर इकानोडर्माटा? सोचिए क्या होगा आंसर। सोचिए, पेरीप्लैनेटा मैंने कहा ये कॉकरोच है, कॉकरोच मतलब इंसेक्ट्स होता है, इंसेक्ट्स मतलब अर्थोपोडा, ठीक है, इंसेक्ट्स मतलब अर्थोपोडा, तो ये अर्थोपोडा के अंडर में है। पहला क्वेश्चन में जो आपने देखा होगा इससे पहले, उसमें सिर्फ कहा गया था कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स किसमें, इसमें इंसेक्ट्स डायरेक्ट पूछा गया था। इसमें इस क्वेश्चन में आपसे फाइलम का नाम पूछा गया, अर्थोपोडा डायरेक्ट दे दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो अर्थोपोडा है वही इंसेक्ट्स के अंडर में पड़ता है। पहला अर्थोपोडा ही आंसर है, लेकिन इंसेक्ट्स में रिलेटेड है, ठीक है, इंसेक्ट्स दे दिया गया है। और इसके लिए आपको सुविधा होगी कि इंसेक्ट्स, हाँ, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके रिलेटेड है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, तो पेरीप्लैनेटा कहा गया है, साथ ही साथ उसमें अर्थोपॉड दे दिया गया है, अर्थोपॉड, ठीक है, जिससे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या।
तो उसके लिए मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा फाइलम को याद रखना है और साथ साथ उसके जो जो भी उसके जो साइंटिफिक नेम है उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट टिपिकल टू क्लास मैमेलिया। कौन सा इसमें से ऐसा कैरेक्टर है जो कि फाइलम मैमेलिया क्लास मैमेलिया के अंडर में नहीं पड़ता है, ठीक है। या क्या वो एलिवेलर लंग्स है, 7 सर्विकल कर्विकल वर्टिब्रे है, थियोकोडंट डेंटिसियन है, या फिर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। सोचिए क्या होगा, कौन सा नहीं पढ़ता, आपको याद रखना है, इसमें गलती नहीं करनी है। नॉट टिपिकल टू क्लास मैमेलिया, मैमेलिया के अंडर में वो नहीं होता है। एलिविलर लंग्स, 7 कर्विकल वर्टिब्री, थियोकोडोन डेंटिसियन, या फिर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। सोचिए क्या होगा आंसर, थोड़ा डेप्थ में है फिर भी कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। मैमल्स हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो क्या है 12 पेयर्स ऑफ, क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या कहा गया था 10 पेयर्स, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा 12 पेयर्स, ठीक है। Theokodon dentition is a morphological arrangement in which the base of the tooth is completely enclosed in a deep socket of bone as seen in the crocodilians, dinosaurs and mammalian. Theokodon dentition जो dentition जो ये डेफिनेशन है, इसका मतलब है ये जो एक अरेंजमेंट है जो कि ये दांतों का एक अरेंजमेंट है जो कि डीप सॉकेट ऑफ बोन, जो हड्डी के डीप सॉकेट में वो एडजस्ट रहता है, वो रहता है, जो जैसे कि हमने क्रोकोडाइल या फिर डायनासोर या फिर मैमल्स, हमारे हर किसी ह्यूमन बींग्स में अगर देख सके तो ये इस टाइप का एक थियोकोडोन डेंटिशन ये देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, फ्लैटवर्म्स बिलोंग टू फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, नेमाटोहेलमिन्थिस, स्टीनोफोडा या फिर एनीलिडा। सोचिए क्या आंसर होगा। फ्लैटवर्म्स किसके फाइलम में आता है, तो ये होगा आंसर प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है। फ्लैटवर्म्स प्लेटीहेलमिन्थिस के अंडर में रहता है, तो ये होता है ये फ्लैटवर्म, ऐसा चपटा जैसा होता है, इसे फ्लैटवर्म कहते हैं, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं आप लोग, ये फ्लैटवर्म ऐसे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट इज हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, एकाइनोडर्म या फिर नन ऑफ दिस। सोचिए क्या होगा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट नॉन, ऐसा एक कनेक्टिंग लिंक है जो कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को जोड़ता है, यही क्वेश्चन का मतलब है। तो वो कौन सा है, वो हेमिकॉर्डेट है, यूरोकॉर्डेट है, एकाइनोडर्म है, या फिर नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख सकते, थोड़ा डिफिकल्ट सा है और ये यूपीएससी में भी आ चुका है, तो आप हेमिकॉर्डेटा का याद रखिएगा, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा क्या है, ये कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का कनेक्टिंग लिंक है। इसमें कॉर्डेट्स के भी कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और नॉन कॉर्डेट्स के भी कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिज्म हैज सेगमेंटल नेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। सोचिए क्या होगा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनेलिडा या फिर आर्थ्रोपोडा। विच ऑर्गेनिज्म हैज सेगमेंटल नेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, प्लेटीहेलमिन्थिस, ऑप्शन ए प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है, जिसमें सेगमेंटल नेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होता है, वो है प्लेटीहेलमिन्थिस। ऐसे प्लेटीहेलमिन्थिस में हमने पढ़ा था क्या है, क्या मिला था इसमें, फ्लेम सेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लेम सेल जो कि प्लेटीहेलमिन्थिस इस फाइलम में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, हमने पहला क्वेश्चन यही करवाया था। ट्यूब फिट इज प्रेजेंट इन मोलस्क, एकानोडर्माटा, आर्थ्रोपोडा या फिर एनेलिडा। सोचिए क्या होगा आंसर। ट्यूब फिट किस में मिलता है, ट्यूब फिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ट्यूब फिट मूवमेंट के लिए यूज होता है, किस में मिलता है बताइए, मोलस्क, एकानोडर्माटा, आर्थ्रोपोडा या फिर एनेलिडा। इसका आंसर होगा एकाइनोडर्माटा, एकाइनोडर्माटा। स्टारफिश जो है वो एकाइनोडर्माटा के अंडर में पड़ता है, ठीक है। स्टारफिश जिसमें स्पाइंस जैसा रहता है, मैंने पढ़ाया था पिक्चर्स के विद हेल्प ऑफ पिक्चर, मैंने दिखाया था सेकंड क्वेश्चन में। तो एकाइनोडर्माटा के अंडर में ट्यूब फिट रहता है, ठीक है। चलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको याद रखना है ट्यूब फिट। बुक लंग्स आर प्रेजेंट इन, बुक लंग्स इसमें रहता है, बुक लंग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। इकाइनोडर्माटा, आर्थ्रोपॉड, मोलस्क या फिर पॉरीफेरा। पहले जान लेते हैं बुक लंग्स है क्या। बुक लंग्स जो कि
समझ सकते हैं लंग्स के जो दिया गया है, इसलिए इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन मतलब इनहेलेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सांस लेने के लिए यूज़ होता है बुक लंग्स। तो किस में होता है ये, किसका कैरेक्टरिस्टिक है ये, इकोनोडर्माटा का है, आर्थ्रोपोड का है, मोलस का है या पॉरीफेरा का है? तो ये है आर्थ्रोपोड का, ठीक है, आर्थ्रोपोड का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। चलिए, ciliated complex are present in ciliated complex are present in Ctenophora, Platyhelminthes, Nematoda या फिर Arthropod। सोचिए क्या होगा, ciliated complex ये टीनोफोडा का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। कौन से फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है, ये टीनोफोडा फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है, ciliated complex। याद रखना है आपको, ये जैसे क्वेश्चंस जितने भी मैं करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो स्टेट पीएससी के हो, आरआरबी में हो या फिर एसएससी का क्वेश्चन हो, इसमें रिपीट हो चुका है, आ चुका है ये क्वेश्चंस, तो आपको याद रखना है। नेमाटोसिस्ट एंड नीडोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट इन निडेरिया, पॉरीफेरा, प्लैटीहेलमिन्थिस या फिर इकानोडर्माटा। सोचिए क्या होगा आंसर, नेमाटोसिस्ट एंड नीडोब्लास्ट किस में है, कौन से फाइलम में? आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए निडेरिया, ठीक है। याद रखिएगा, नेमाटोसिस्ट और निडोब्लास्ट मैंने करवाया था, स्टिंगिंग एपरेटस होता है, जेलीफिश एक पिक्चर मैंने दिखाया था जेलीफिश का, वही होता है इसका एग्जाम्पल। निडेरिया का जो एग्जाम्पल है वो है जेलीफिश, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले जो स्लाइड्स हैं उनको देख लीजिए, निडेरिया का एक जेलीफिश का एक डायग्राम मैंने दे रखा है, ठीक है। चलिए, क्वानोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट इन निडेरिया, पॉरीफेरा, आर्थ्रोपोडा या फिर टीनोफोडा। सोचिए क्या होगा आंसर, क्वानोसाइट सेल्स किस फाइलम में मिलता है, और वो होगा आंसर पॉरीफेरा, ऑप्शन बी पॉरीफेरा, है ना, पॉरीफेरा। चलिए, ओस्टिया इज प्रेजेंट इन पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोडा या फिर आर्थ्रोपोडा। ओस्टिया, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सोचिए क्या होगा इसका आंसर, इसका भी आंसर होगा पॉरीफेरा, ऑप्शन ए पॉरीफेरा, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस किया जाए। तो ये होता है पॉरीफेरा का एक एग्जाम्पल, ठीक है। देख लीजिए, स्पॉन्ज एक है, ये पॉरीफेरा का एक एनिमल किंगडम में एनिमल किंगडम का एक में पड़ता है, जो कि पानी में, जो कि वाटर जो है समुद्र में पाया जाता है, ये एनिमल एक है, ठीक है, पॉरीफेरा। तो इसी में एक ऑस्टिया पाया जाता है। ऑस्टिया है एक्चुअली है क्या, ऑस्टिया tiny particles, tiny pores present over the body of sponges. Its function is to let the water along with desired nutrients flows interior of the sponges। जब पानी का बहाव जहाँ होता है वो वहाँ से वो खींच लेता है, ठीक है। ऑस्टिया मतलब छोटे छोटे टाइनी, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें से वो खींच लेता है पानी में से, जो भी उसको भूख लगती है, जो भी वो न्यूट्रिएंट्स उसको मिलता है, वो पानी से बह के जब भी आता है वो खींच लेता है, ठीक है। इसी को ऑस्टिया कहते हैं, जो टाइनी पोर्स है उसको ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। ऑस्कुलम भी वही है, ऑस्टिया का जो बड़े जो उसमें है उसी एक्स्ट्रा जो भी बड़े बड़े जो पोर्स रहते हैं उसको ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्टिया में जो बड़े बड़े पोर्स रहते हैं उसको ऑस्कुलम कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाए ऑस्कुलम या ऑस्टिया, एक ही चीज़ है, ये पॉरीफेरा के अंडर में ही आता है, ठीक है। फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ डैश प्रोसेस, ये एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर ट्रांसपीरेशन। सोचिए क्या होगा आंसर, फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन वेयर ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड। ये आपको याद रखना है, ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। फर्मेंटेशन इंक्लूड्स प्रोसेस दैट यूज एन organic molecule to regenerate NAD plus from NADH. Aerobic respiration is the aerobic catabolism of nutrients to carbon dioxide, water, energy and involves in electron transport system in which molecular oxygen is the final electron acceptor. Most eukaryotes and prokaryotes use aerobic respiration to obtain energy from glucose. इन दोनों का डेफिनेशन मैंने दे दिया है। एरोबिक और एनारोबिक में बस ये डिफरेंस है कि एक में ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता है और दूसरे में ऑक्सीजन यूज़ होता है। एनारोबिक में जो है वो ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता है और एरोबिक में ऑक्सीजन यूज़ होता है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। अगर शॉर्ट में अगर बताया जाए तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की एक की ज़रूरत होती है, एक में नहीं होती है। विच इज़ यूज्ड एज एन एयर
पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया या फिर लाइकेंस, सोचिए क्या होगा आंसर। विच इज़ यूज्ड एज एन एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर क्या, जो एयर पॉल्यूशन का जो इंडिकेटर है वो क्या क्या होगा, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया या फिर लाइकेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइकेंस, ऑप्शन डी, लाइकेंस। ठीक है, आपको याद रखना है। लाइकेंस कैसे देखने में होता है, ये देखिए इस तरीके से देखने में होता है। ठीक है, ये पिक्चर्स कुछ है मैंने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए लाए हैं। ये इंडिकेटर्स होते हैं एयर पोल्यूशन के लिए, तो ये होते हैं लाइकेंस। ठीक है, ये होते हैं लाइकेंस। चलिए नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज इट डिजॉल्व द इम्प्यूरिटीज ऑफ वाटर, इट स्टेरिलाइज एजेंट, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर इट इज़ एन रिड्यूसिंग एजेंट। और ये 2015 में आ चुका है क्वेश्चन, सीजीएल 2015 एसएससी का क्वेश्चन है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो प्यूरिफाई करता है ड्रिंकिंग वाटर, वो इसकी किस प्रॉपर्टी के लिए, उसकी क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये वाटर प्यूरिफाई कर सकता है। सोचिए क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन सी, इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, potassium permanganate is an inorganic chemical compound and it is strong oxidizing agent. Potassium permanganate is used in water treatment to remove odor causing compounds and also used to remove iron and manganese in water. ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, उसको याद रखिएगा। Which of the following statement is not correct? Hepatitis B virus is transmitted much like HIV. Hepatitis B, unlike hepatitis C, does not have a vaccine. Globally, the number of people infected with hepatitis B and C viruses are several times more than those infected with HIV. या फिर some of those infected with hepatitis and C viruses do not show the symptoms for many years. तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा, सॉरी नॉट करेक्ट बोला गया है, तो विच द क्वेश्चन इज़ नॉट करेक्ट। तो आपको याद रखना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है इनमें से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नॉन बायोलॉजी वाले जो हैं उनके और नॉन साइंस वालों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा ये क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसलिए मैंने ये ऐड किया है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो सोचिए क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव वैक्सीन, ऑप्शन बी। ये गलत है, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है। बाकी सब सही है, बाकी ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब ए, सी और डी सही है, बी सिर्फ गलत है। क्यों है, चलिए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज सेफ एंड effective vaccine that is recommended for all infants at the birth and for all children up to 18 years. The hepatitis B vaccine is also known as the first anti-cancer vaccine because it prevents hepatitis B, the leading cause of liver cancer worldwide. तो इसका भी वैक्सीन है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था, जिस अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन गलत था, है ना, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें ये जो था ये लाइन ये गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल इफ ओनली देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, ओनली देयर डायरेक्शंस आर सेम, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर सेम, या फिर मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। सोचिए क्या होगा। टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल, दो वेक्टर अगर इक्वल हैं कैसे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ओनली बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर सेम, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर सेम, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये सीजीएल 2016 में भी आ चुका है, ठीक है। तो थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। स्केलर एंड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज completely described by its magnitude. Examples of scalars are volume, density, speed, energy, mass and time. Other quantities such as force, velocity have magnitude and directions are called vector quantity, ठीक है, जिसमें magnitude भी है और direction भी है। जैसे force और velocity ये vectors में पड़ता है, लेकिन volume, density, speed, energy, mass, time ये जो साथ है ये
स्केलर क्वांटिटी के अंदर में पड़ता है, ठीक है। और ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का जो है फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें जो है फिजिकल क्वांटिटी है, इसके जो बारे में मैंने एक पिछले जो वीडियो है उसमें मैंने करवा चुका हूँ। आपने अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए, गैल्वेनाइजेशन इज द डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, डिपोजिशन ऑफ टिन ऑन आयरन, डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन आयरन, या फिर डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑन आयरन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैल्वेनाइजेशन क्या है? अगर इसको डेफिनेशन नहीं पता हो तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो इसका पहले आंसर सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। गैल्वेनाइजेशन क्या है? डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, ऑप्शन ए, डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन, ठीक है। चलिए, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग ना पड़े इसलिए जिंक का कोटिंग आयरन या फिर स्टील के ऊपर किया जाता है, ताकि अगर रस्टिंग हो तो पहले जिंक का कोटिंग जो है वो ख़राब होगा, उसके बाद जाके आयरन का कोटिंग ख़राब होगा, ठीक है। इसीलिए पहले गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, कोटिंग दिया जाता है, इसे कहते हैं galvanization. It forms a deposition of zinc which prevents corrosive substances from reaching the underlying steel or iron. The zinc serves as the sacrificial anode so that even if the coating is scratched, the exposed steel will still be protected by the remaining zinc. The zinc protects its base metal by corroding before iron. ठीक है, तो ये पहले ही ख़त्म हो जाता है। उसमें जब ये रस्टिंग पड़ता है तो जिंक पहले ख़त्म होता है, लेकिन जो एक्चुअल जो आयरन है उसके नीचे जो रहता है आयरन, उसके कोटिंग के जो नीचे जो रहता है आयरन, वो ख़राब नहीं हो पाता। तो इसीलिए गैल्वेनाइजेशन करना ज़रूरी है, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने जो आयरन जो पार्ट्स है जिसमें रस्टिंग बहुत जल्दी हो जाती है ना। तो गैल्वेनाइजेशन का डेफिनेशन तो है, मैंने अच्छे से क्लियर से बता दिया, आप इसको बस पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही आता है, ठीक है। चलिए, Which of among the following elements is found in maximum percentage of human body? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में कौन सा मिलता है, कौन सा पाया जाता है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? सोचिए क्या होगा आंसर। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इन द ह्यूमन बॉडी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। 99% of the atom in the human body come from 6 elements: hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? 62.9%, जो कि हाइड्रोजन है। तो इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम परसेंटेज रहता है वो है ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन का रहता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन रहता है, कार्बन फिर नाइट्रोजन रहता है, सॉरी पहले रहता है हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन और उसके बाद नाइट्रोजन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन अगर पूछा जाए क्वेश्चन के हिसाब से, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो उसका आंसर होगा हाइड्रोजन, ठीक है। पहले हाइड्रोजन, उसके बाद रहता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं होगा, अब ऑक्सीजन मत करके आइएगा, ऑप्शन डी ये नहीं होगा। क्या होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें गलती मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। डायमंड इज हार्डर देन ग्राफाइट बिकॉज ऑफ डायमंड इज हार्डर देन ग्राफाइट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन लेयर्स ऑफ एटम्स, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डिफरेंस ऑफ क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स, या फिर नन ऑफ दिस। डायमंड इज हार्डर देन ग्राफाइट, क्यों है डायमंड हार्डर क्यों है ग्राफाइट से? इसका आंसर होगा ऑप्शन, सोचिए क्या होगा, ऑप्शन सी, डिफरेंस ऑफ क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर, डिफरेंस ऑफ क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। डायमंड इज हार्डर देन ग्राफाइट, इट इज ए क्रिस्टलिन form of carbon and each carbon is bonded with 4 other carbon atoms with a strong covalent bond, whereas the graphite is amorphous allotrope of carbon, ठीक है। डायमंड क्या है? यह क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है जिसमें ये ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन, जो कि एक कार्बन बाकी 4 कार्बन से जुड़ा रहता है, इसीलिए इसका कोवेलेंट बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। लेकिन ग्राफाइट में एमोर्फोस एलोट्रोप रहता है ऑफ कार्बन, जिसके वजह से ये नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए डायमंड ज़्यादा स्ट्रांग है, किससे? ग्राफाइट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
Presence of ozone in the stratosphere is responsible for increasing the average global temperature in recent years. Higher rate of photosynthesis checking the penetration of the ultraviolet rays to the earth या फिर supplying oxygen for people traveling in jets. ओजोन का जो प्रेजेंस है, जो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में मिल जाता है, ये किस लिए है, किसके ये किस में हेल्प करता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है. द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या होगा आंसर सोचिए. इसका आंसर होगा ऑप्शन चेकिंग द पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस टू द अर्थ, ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन सी. तो पहला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन आपका बन जाता है. पहला है कि ओजोन किस स्फीयर में पाया जाता है, किस लेयर में पाया जाता है, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है. ये पहला क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर किस आपके लेयर में, एटमॉस्फेयर किस लेयर में पाया जाता है, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर होगा. इसका दूसरा क्वेश्चन है, ये क्यों है बनाया है, ओजोन किस लिए हेल्प होता है, तो इसका आंसर होगा चेकिंग द पेनिट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज टू द अर्थ. ठीक है, चलो इसको और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. ओजोन gas forms a layer in the atmosphere. This layer of ozone absorbs the harmful ultraviolet rays of the sun. These rays are then reflected in space and prevented from reaching the earth. Thus living organisms on earth are protected from the harmful effects of UV rays like skin disease, cancer, death of aquatic organisms एटसेट्रा बाय द ओजोन लेयर. तो आपको याद रखना है, ओजोन लेयर क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी हार्मफुल जो इफेक्ट है, वो लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन, और उसको फिर रिफ्लेक्ट कर देता है, स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देता है, ताकि हम बचे रह सके, ह्यूमन बींग्स बचे रह सके, या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर अर्थ में वो बचे रह सकें. अल्ट्रावायलेट रेज से क्या क्या होता है, वो स्किन डिजीज़ होते हैं, कैंसर्स होते हैं. ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स भी मारे जा सकते हैं. ठीक है, अच्छा, और एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अगर जिसको पता नहीं है, ओजोन का जो एब्रिविएटेड फॉर्म है वो है O3. ठीक है, इसका सिंबल है O3, तो आपको याद रखना है. अगर ऐसे डायरेक्ट पूछ ले O3, तो आपको याद रखना है कि O3 है ओजोन, O2 ऑक्सीजन है, ये सबको पता है, O3 है ओजोन. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ड्यूरालुमिन, स्टेनलेस स्टील, एल्निको या फिर मैग्नीशियम. सोचिए क्या होगा, मैग्नेट तैयार करने के लिए कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी एल्निको. ठीक है, ऑप्शन सी एल्निको is an alloy used for making magnets. It is mainly iron alloy, prepared by adding aluminium, cobalt and nickel to iron. ठीक है, तो एल्निको एक मेटल है जिससे मैग्नेट बनाए जाते हैं. चलिए, विच इज़ द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्सन. ठीक है, सोलर एनर्जी के लिए कौन सा मेटल, कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, बेरिलियम, टेंटलम, सिलिकॉन या फिर अल्ट्रा प्योर कार्बन. सोचिए क्या होगा आंसर. इसका आंसर होगा सी, सिलिकॉन. ठीक है, फोटोवोल्टिक्स पीवी यूज सिलिकॉन सोलर सेल्स टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. तो ये सिलिकॉन जो है वो सनलाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. ऑपरेट्स अंडर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, Parsec is the unit measurement for density of stars, astronomical distance, brightness of heavenly bodies या फिर orbital velocity of giant stars. सोचिए क्या होगा, Parsec किसके लिए यूज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है. Parsec किसका यूनिट है, ये है ऑप्शन बी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस. आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. थैंक यू. और आपने ये इतना वीडियो में हमें बहुत प्यार दिया है. पिछले जितने भी वीडियोस हमने इस जनरल साइंस के अपलोड किए हैं उसमें बहुत सारे लाइक्स भी आ रहे हैं और व्यूज़ भी आ रहे हैं. बीच में हम लोग थोड़े कुछ कारणों की वजह से बंद था, लेकिन फिर से हमने ये स्टार्ट कर दिया है. आपको हर हफ्ते में दो से तीन वीडियो सबको अपलोड मिल जाएंगे, मैं अपलोड कर दूंगा. और ऐसा ही बस प्यार बनाते रहिएगा, हम अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे. आरआरबी का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा आरआरबी के रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और उसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा. और साथ ही साथ आपको अदर्स जो भी इंग्लिश का जो है वो भी आपको वीडियो लाया जाएगा. जितने भी बाकी फैकल्टी है वो भी कोशिश करेगी कि आप जल्द से जल्द आपके लिए नया वीडियोस लाया जाए. बस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो ऐसे ही इसी तरह जिस तरह से हमने पिछली बार भी लाइक किया था तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. ठीक है, आपका कोई भी क्वेरीज है तो ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम
कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द उसके आंसर्स हम रिप्लाई दे सकें, और साथ साथ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और शेयर कीजिएगा जितना हो सके, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह बने रहिए। थैंक यू।